ओके। तो सबसे पहले आई थिंक हम जयवंती जी और फुलेश्वर जी से जानते हैं कि बिहार में इस एक्ट के लाने के बाद उनकी अभी तक क्या असर देख पा रहे हैं वो जमीन पे, और अब उस नरेगा को बचाने के लिए उन्होंने वहां पे क्या क्या संघर्ष जारी रखे हुए हैं। तो फुलेश्वर जी आप, और जयवंती जी आप बताएं वहां पे बिहार में क्या स्थिति है, और कैसे कैसे यहाँ पे वहां पे बिहार में कैसे असर दिख रहा है इस एक्ट का अभी तक। आ, जिंदाबाद। आ, ये नाम बदलने से जो है काफी परेशानी हो रही है। आ, उससे पहले जो है आ, कि नाम बदलने से पहले से भी परेशानी चल रही है मनरेगा में। खास करके हाजिरी बनाने वक्त, फिर मास्टर रोल न निकालने पर जब हम लोग आवेदन देते हैं तो उसमें भी वो बोल रहे हैं कि नहीं अभी तो काम बिल्कुल ही नहीं चल रहा है और नहीं दे रहा है, सरकार भी पैसा उस तरह से नहीं दे रहा है, तो कैसे काम निकालेंगे। तो बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। और इधर हाल ही में हम लोग काम भी किए हैं। 12 दिन का काम था जो हम लोग किए हैं काम, और काम करने के बावजूद जो है कि हम लोगों को पैसा भी बहुत कम मिला। मतलब 133 रुपया करके वो हम लोगों को दिया है पैसा। और उसके बाद जो है जब नाम बदली हो गया है, नया नाम लागू कर दिया है बीवीजी राम जी, तो इसमें काफी परेशानी हो रही है। और हम लोग कई सारे चीज कर रहे हैं इसके लिए। ब्लॉक में भी 19 तारीख को हम लोग एक धरना प्रदर्शन किए थे। और इसके अलावा बाकी भी नरेगा मजदूर के साथ मीटिंग कर रहे हैं हम लोग। नरेगा मजदूर जो है काफी परेशानी में वो है कि कैसे हम लोग अपना जीविका चलाए। इसके बारे में काफी बहुत सारे मजदूर जो है इस पर हम लोग लगे हुए हैं। और सब जो है कोशिश कर रहे हैं कि आ, नाम ना रखे, ना हटाए महात्मा गांधी का, और फिर वो हमें अच्छे तरह से काम दे। ठीक है। नाम हटाने के बाद बहुत सारे चीज है ना। हाँ। एक चीज, सॉरी, मैं जस्ट ये पूछना चाहता था। फुलेश्वर और जयवंती दी दोनों हैं वहां पे, तो एक एक करके हाँ, आप अगर पहले ये बताएं कि नरेगा जब जिस हाल में चल रहा था उससे, नरेगा से फायदा क्या क्या हुआ है आपके ग्रामीण क्षेत्र में और आपके परिवार में, आपके इर्द गिर्द, वो जरा उससे शुरू करें तो बेहतर होगा। ठीक है, सभी को जय भीम जिंदाबाद। अ, जैसे कि नरेगा जब से शुरू हुआ, तो एक तो संगठन का भी, जेजेएसएस का भी बहुत बड़ा पहल था नरेगा को शुरुआत करने में। और साथ में जब हम लोगों ने मतलब हम लोग तो युवा पीढ़ी है संगठन का, तो जब से हमने देखा कि संगठन को किस तरह से लोगों को हमने जोड़ने का कोशिश किए। जैसे हमारे संगठन में मेंबरशिप हर साल 50 रुपया का काटना पड़ता है तो लोगों को, तो सबसे ज्यादा वो ये बात चीज मानते हैं कि अगर उसको आप नरेगा का काम दिला दिए तो उसके लिए सबसे बड़ा फायदा है कि अगर वो नरेगा में काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके घर में पैसा आ जाता है। तो उनसे वो बहुत खुशी रहते हैं। और बहुत अच्छे से एक लगन होता है ना कि अपने गांव के आसपास में उसको काम मिल रहे हैं। जैसे अभी के टाइम में ठंड का मौसम में किसान के खेत में बिल्कुल ही काम नहीं होता है। महिलाएं खास करके बाहर नहीं जाती थी, तो महिलाओं को अपने गांव में काम मिल जाना, खुद उसके खाते में पैसा आना, तो बहुत सारे चीज की वो अपने आप पे भी डिपेंड हो गई थी कि हम काम मनरेगा का काम करेंगे। एक तो आप बहुत सारे एक धमकियां भी होती है कि हम खुद भी कमा पाते हैं मनरेगा से।
तो एक जिज्ञासा पहले से जगा रहता था कि लोग अक्टूबर आए और उसको लगता था कि अब मुझे मनरेगा में कम से कम 3 महीना तो काम मिलेगा। और आसपास सबका मतलब हम भी अभी मनरेगा मजदूर है 2023 से। तो मैं भी बहुत खुशी रहते थे कि मैं मेट का भी काम कर लेती थी, संगठन का भी काम देखते थे। 200 लोगों के बीच हर दिन जाके अपनी बात रखना, संगठन को आगे बढ़ाने की सोच को रखना, अलग अलग जगह पे नरेगा से हम लोगों को जोड़ भी पाते थे संगठन में। एक तरह से संपर्क यात्रा जब हम लोग संगठन के माध्यम से निकालते हैं तो ज्यादा फोकस नरेगा पे होता था, क्योंकि जब आप राशन पेंशन का बात उठाते हैं तो एक पूरे गांव में से 5 या 10 राशन पेंशन के लोग आएंगे, जिसमें उसको कागज का बहुत प्रॉब्लम होता है और आप उसके पीछे जब काम कीजिएगा तो आपको महीनों लग जाता है। पर नरेगा एक ऐसी चीज है कि आप जो है उसको 15 दिन के अंदर ये काम दिलाने का ये प्रबंध कर रहे हैं, क्षमता रखते हैं। आप उनसे चाहे जो भी प्रक्रिया करना हो, चाहे पीओ से मिलना हो, प्यारे से मिलना हो, मुखिया से मिलना है, डीडीसी से मिलना है, पर उसको एक काम आप दे दिए उसके हाथ में, तो वो जब उसको आपको हाथ में काम दे दिए तो एक सफलता हो गया उसके लिए कि मुझे तो काम मिला और संगठन में हमको अब जुटना है। उसके बाद जब वो संगठन में जुट जाते हैं तो आप अलग अलग तरह से बात कर सकते हैं और वो आपके साथ समय भी देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इससे मतलब कि काफी मतलब कि संगठन अगर हमारा मजबूत था तो नरेगा से ज्यादा मजबूत रहा। और पिछले 2 साल में जैसे 2023 से आया कि नेट से हाजिरी मतलब मोबाइल से हाजिरी बनेगा, तो लोगों ने मोबाइल से हाजिरी बनाना शुरू किया, जिसमें कई जगह क्या होता है कि इंटरनेट के कारण उसका अटेंडेंस ही नहीं बन पाते हैं। तो आप दिन भर काम कर लिए फिर आपका शाम में ये अटेंडेंस नहीं बना, तो उनसे भी लोग हम देख रहे हैं कि लोग थक रहे हैं। काम किए 12 दिन, उसका ऑनलाइन हाजिरी का जो पैसा आने वाला है वो आया 8 दिन का। तो लोग 2023 से थोड़ा थोड़ा मतलब दुखी होते गए। मैंने ये भी देखा कि पिछले 2 सालों की महिला भी बाहरी प्रवासी मजदूर बन गए। कई जगह महिलाएं संगठन की ही साथी है, वो भी मतलब कि थक के कि मनरेगा अब उस तरह से नहीं चल रहा है, तो कई महिलाएं भी लुधियाना, दिल्ली जैसे शहरों में जाके काम करने लगी, हैदराबाद गई है खुद संगठन के। मतलब पूरा हाँ, टोली ही चले गए हैं उठ करके हैदराबाद। एक गांव ऐसी है कि पूरा टोली ही चले गए हैं। और उस 2023 से पहले वो लोग पूरा मतलब कि मनरेगा में 150 लोग काम करती थी, सिर्फ महिलाएं, 5 ही पुरुष होते थे, वो भी उम्र दराज मतलब 55 से ऊपर का लोग रहते थे। और महिलाएं सब रहती थी, 18 से लेके जो भी थी सब करती थी काम। तो और अचानक से जब ये आया है तो और ज्यादा दिक्कतें हो रही है। और कुछ और समझ है। हाँ, तो एक वही। चीज। हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, सॉरी, बोलिए बोलिए जी, फुलेश्वर। तो वही मतलब जो हम लोगों को चाहिए था, संगठन के लोगों को चाहिए था कि समय पे काम मिले, समय से पैसा मिले, वो नहीं हो रही है और नहीं नहीं मिल रही है। तो लोग जो है, लोगों का मन जो है उब रहा है इन चीजों से। और फिर बहुत सारे परेशानी भी है ना कि लोग पहले महिला होके काम करती थी जो कि घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज वो नरेगा के चलते जो है वो बाहर निकल रही थी काम करने के लिए और उसके खाते में पैसा आ रहा था, तो वो अपने बच्चे को मतलब पालन पोषण अच्छे से कर पा रहे थे। तो वो अब जो है कि 2023 से वो भी परेशानी बढ़ गया और धीरे धीरे जो है कि वो बढ़ते चले जा रहा है और अभी तो पूरा ही मतलब खराब स्थिति में हो गया है। तो लोग जो है पूरा उब रहे हैं। हम लोग कई सारे जगह जाके मीटिंग कर रहे हैं महिलाओं के साथ, मजदूर के साथ। तो अब लग रहा है कि थकान सा महसूस हो रहा है हम लोगों के साथ। पहले ये नहीं था, उससे पहले 2015 से जब हम लोग जुड़े थे तो काफी उत्साह था और हम लोग कहीं भी जाते थे और लोगों को जोड़ने का जब काम करते थे तो काफी इच्छा अनुसार से वो लोग जुड़ते थे हम लोगों के साथ में कि हाँ, यहाँ पे हम लोगों को मनरेगा के तहत काम मिलेगा
और वो जज्बा था उसके अंदर, वो अब नहीं दिख रहा है। एक एक सवाल दोनों के लिए है कि ये जो नया कानून जो आया है इसके बारे में आपके संगठन में कोई चर्चाएं शुरू हुई हैं कि नहीं हुई हैं, कि इस नए कानून हाँ का प्रावधान क्या है, इससे ये नरेगा से कैसे अलग है, उस तरीके का कोई। हाँ, मेरे संगठन में 17 दिसंबर से ये चर्चा हो रही है। जैसे कि नरेगा का कानून बदला, ये कोई अब गारंटी कानून ये नहीं रहा। साल में 2 महीना वो बंद, अपने मर्जी से बंद रख सकता है और अपने हिसाब से बजट वो पास कर सकते हैं। राज्य सरकार जो स्टेट है वो 40% पैसा देंगे, केंद्र सरकार 60% देंगे। तो ये सब चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है। इसी के कारण हम लोगों ने जो है 19 दिसंबर को एक दिवसीय ब्लॉक पे परिदर्शन भी किए थे। और लगातार अभी ये भी है ना, नरेगा संघर्ष मोर्चा के साथ जेजेएसएस से 2 साथी गए थे इसमें प्लानिंग करने के लिए कि क्या क्या होगा। तो बाकी चीजें भी शुरुआत है, जैसे कल कटिहार में हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है संसद महोदय अनशन पे बैठ रहे हैं 1 दिवसीय। तो कुछ साथी हम लोग जाएंगे उनके सपोर्ट करने के लिए। तो चर्चा हो रही है। अदिति और जपनीत, आप कुछ पूछना चाहेंगे तो आप। हाँ, मेरा मैंने हम तो काफी आप लोगों के काम से सीखे हैं दीदी, और जितना मतलब आ सकते थे वहां पे साथ में कुछ काम कर सकते थे किए। उसमें जो आप बोल रहे थे कि नरेगा एक संगठित होने के लिए भी एक बहुत बड़ा ये था कि हम मजदूरों को इकट्ठा करते थे, उनको उनके हक के बारे में बताते थे, फिर सब मिल के लड़ाई करते थे, तो उसकी वजह से हमारा संगठित होना हो पा रहा था। आ, एक वो तो आपने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन हम ना बस एक उनके तरफ से सवाल पूछ रहे हैं जो जिनको लगता है कि शायद अब उतना जरूरत नहीं रह गया होगा नरेगा का, जिसकी वजह से वो और इसको कमजोर कर रहे हैं। उस तरह के लोगों के लिए आई थिंक उनके दिमाग में ऐसा सवाल है कि अगर लोग बाहर जा ही रहे हैं कमाने के लिए, तो फिर क्या जरूरत पड़ गया नरेगा का। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो बिना काम के रह जा रहे हैं। तो ऐसे में फिर हम लोग संगठन की तरफ से कैसे उन लोगों को बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे, कैसे हम लोगों को संगठित कर रहे हैं कि बाहर हम लोग मजबूरी में जा रहे हैं, हक का पैसा नहीं है वो उधर, हमको यहाँ पे जब नहीं मिलता है काम और जब नरेगा और कमजोर किया जाता है तो हमको अपना देश घर छोड़ के जाना पड़ता है। और हम कोविड के समय भी देखे थे कि उसके वजह से कितना दिक्कत होता है। तो उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं क्या, कि कमजोर होने के बावजूद हम लोग कितना कोशिश कर रहे थे कि ये जैसा भी हमारा स्कीम है उसमें हमको पूरा हक मिले, लेकिन अभी उसको भी हटाया जा रहा है, गारंटी हटा दिया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा। देखिए, दो चीजें हैं कि जब हमारे संगठन के साथी जुड़ जाते हैं, वो अगर बाहर भी है तो वो अपने गांव में जो साथी रहते हैं उनको भी प्रोत्साहन करते हैं कि आप नरेगा में काम कीजिए। जो भी है हक आप अपना वहां पे आप लड़के लीजिए, क्योंकि बिहार और हैदराबाद दिल्ली बहुत दूर है और अपनी डिस्ट्रिक्ट अपनी पंचायत में लोगों को काम मिलती है। और अभी जो है नरेगा का जैसे नाम बदला है, काम बदला है, बहुत सारी चीजें बजट को उसने 2 भागों में बांट दिया है। तो जो समझ रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ पे पंचायत लेवल पे भी लोगों को ग्राम सभा बैठाए और उसमें जो है उसको ये बी राम जी का वो दिए, पर्चा दिए, जो कि दीदियों को मतलब बोलने भी नहीं आते हैं। तो उसके लिए काफी मुश्किल है और वो साफ मना करती है महिलाएं कि मुझे ये नाम तो बिल्कुल नहीं चाहिए और साथ में जो हमारी हक है वो मुझे पूरा चाहिए। तो जो भी संगठन के साथी हैं वो तो अपने आप में बहुत मतलब स्ट्रोंग है इस बात को रखने के लिए कि सरकार के सामने भी अगर उसको बोलने के मौका दे या कि कहीं पे परिदर्शन करेंगे तो वो अपनी बात को रखेंगे कि मेरा जो हक है वो छीना न जाए। तो
कई सारी चीजें हैं कि आप जब मनरेगा का काम यहाँ पे चल रहा था, मतलब चल रहा था इस इलाके में, तो उनको बहुत सारे फायदा हो रहे थे ना। तो उससे मतलब कि महिलाएं या जो भी मनरेगा मजदूर है, वो कभी खुश नहीं है सरकार की इस नीति से, और अभी भी वो डट के सोच रहे कि हम काम का आवेदन करें। तो कई पंचायतों में हम लोगों ने जो है कल भी मतलब कुछ पंचायत आवेदन दिए हैं पीओ को, परसों भी दिए हैं, आज भी सहरसा का कुछ आवेदन पीओ के पास गए हैं। क्योंकि आज से 10 दिन पहले वो डायरेक्ट हम जब कॉल किए मतलब ब्लॉक में, तो बोलते हैं कि मास्टर रोल जो है जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि सिस्टम का प्रॉब्लम है। जब आप सिस्टम का प्रॉब्लम किसी को बताते हैं तो वो एक बहुत बड़ा ये प्रभाव पड़ता है लोगों के बीच, कि उनको लगता है कि पूरा जो है मनरेगा बंद ही हो गया। बट अभी वो सब भी मतलब कि जिसको जिसको हम कॉल किए थे कि हाँ मनरेगा क्या सीन है, कैसे चलेगा या नहीं चलेगा, तो अभी उसका कहना है कि नहीं मनरेगा चलेंगे, पर जब तक उसका सिस्टम नहीं बनता है तब तक हम लोग पुराना सिस्टम पे रहेंगे, और जब उधर से आदेश आ जाएगा तो फिर हम लोग नया सिस्टम, तो किसी ना किसी तरह सरकार का है तो मुझे पालन करना है। तो ये कितना हम लोग मतलब संगठन वाला भी कितना हम लोग ये कर पाएंगे, अभी हमारे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि इस पे हम लोग अभी 15-16 को अररिया विप्लव सेंटर पे हम लोग एक बैठक होगी, जिसमें हम लोग कई सारी चीजों पे भी बातचीत करेंगे। क्योंकि संगठन थोड़ा बड़ा है, हर घर तो हम नहीं जा सकते हैं। तो फिर हम लोग एक बार निर्णय लेने के बाद ही हम लोग ये तय कर सकते हैं कि क्या करना है। क्योंकि पहले 2 साल से जो हम लोगों ने दिक्कत झेली है, वो आज तक मतलब पूरा ही नहीं हो पाया, और सिस्टम चेंज हो रही है। जब आपको हम ये बात बताते हैं कि 8 दिन जब आप हम 12 दिन काम करते हैं और 8 दिन का अटेंडेंस बनता है, और जिस मजदूर ने मनरेगा मजदूरों ने 4 दिन का अपना पैसा मजदूरी छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए मतलब कि आर्थिक स्थिति तो और दयनीय हो रही है ना। तो इसको हम कैसे अपना सकते हैं, इस पे भी सवाल है। कि अगर सरकार ही मतलब कि पूरा सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, फिर हमें मजदूरी नहीं मिल रहा है, तो ये 2 चीजें है हमारा संगठन के लिए भी चुनौती है, मजदूरों के लिए तो है ही। और मजदूर हारे नहीं है। जब उसको 12 दिन वो जब काम करते थे और 8 दिन का पैसा मिलता है, फिर भी वो हारे नहीं है। मजदूर हर दिन वो काम करना चाहते हैं, और जब हम लोग अगर 12 दिन का काम आया, 12 दिन काम करके अगर 2-4 दिन हम लोग रुक जाते हैं, तो उसको लगता है कि काम क्यों नहीं रेगुलर आ रहा है। फिर वो आएंगे घर पे कि नहीं, काम जो है आप आवेदन कीजिए, हम लोगों को काम दिलाइए। तो वो जो है थके नहीं है ना हारे हैं। लेकिन वही है कि सिस्टम ऐसा बन गया ना कि अ, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, अगर लोग काम कर रहा है तो वो उसका एक ये हो जाता है ना कि हम 12 दिन काम किए तो इतना पैसा बनेगा मेरा। और वो सोच के काम करते हैं, और वो सोच के फिर वो पैसों पे भी ध्यान रखते हैं कि नहीं, अगर इतना पैसा आएगा तो हम कुछ कर लेंगे। लेकिन जब पैसा कम आता है तो फिर दिल टूट जाता है उससे। हाल ही में मैंने बताया ना कि 12 दिन काम किए और 133 रुपया करके अभी दिया है, यही 2-3 दिन से परसों लोग जो है उठा रहे हैं। तो बिल्कुल ही मतलब वो गैर जिम्मेदारी वाला बात हो गया कि लोग 12 दिन काम किया, 255 रुपया पर डे का है, और 133 रुपया उसको पर डे का मिल रहा है। तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। और खास करके अभी तो फेस लॉक भी हो गया है कि आप 5 लोग हैं तो 5 लोग ही खड़ा रहिए, तभी उसका बनेगा, और जो जो जिसका नाम है वही आके खड़ा रहेगा, फिर तभी उसका महिला हाजिरी महिला बनेगा। पुरुष। और महिला पुरुष। और दूसरा है कि उससे पहले क्या होता था कि ऐसा नहीं था। लोग काम कर रहे थे, हाजिरी बन रहा था, वो डायरेक्ट मास्टर रोल पे बनता था, तो वो ठीक था। लेकिन आज मजदूर ये भी बोल रहे हैं कि नहीं, वही वाला सिस्टम हम लोगों को चाहिए जो हम लोग पहले काम कर रहे थे। लेकिन सरकार उस तरह से मान नहीं रहे हैं। तो इसके चलते मजदूर तो हारे नहीं है, लेकिन वही है कि अ,
कहीं ना कहीं वो टूट रहे हैं, दुखी हो रहे दुखी हैं हो रहे हैं अंदर अपने से। अंदर से। इसलिए कुछ लोग जो है बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है अब यहाँ पे उस तरह से पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो लगभग 2 घंटा काम बर्बाद भी हो जाता है लोगों का। मेरा एक और सवाल था आप लोग से कि जो एक जैसे सरकार बोल रही है ना कि हम जित पहले 100 दिन का हमको गारंटी मिलता था, अभी बोल रहे हैं कि हम दिन बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग पिछला मीटिंग किए थे जॉन जॉन दरेस के साथ और जेम्स जी और श्यामा जी थे, तो वो बता रहे थे कि 100 दिन भी मुश्किल से काम मिलता है। और आप लोग भी अभी बताए कि जैसे 12 दिन काम मिले उसमें हमको 8 दिन का ही पैसा मिला। तो इसके बारे में थोड़ा आप बात कर सकते हैं कि कितना लड़ाई करके हम लोगों ने वो गारंटी वाला जो चीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करवाने का कोशिश किया कि हम अगर मांग रहे हैं तो हमको काम मिलना चाहिए। लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमको पूरे 100 दिन का 100 दिन काम मिला है। ये जो एक बोला जा रहा है कि इसकी वजह से हम दिन बढ़ा रहे हैं तो हम कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना कि गलत समझ फैलाया जा रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं दीदी। हाँ, तो मतलब कि जोंधरे जी तो मतलब पूरा देश घूमते रहते हैं, तो देश विदेशों की उसके पास बहुत सारी चीजें, कहानियां, और वो खुद लिखते हैं। तो मतलब कि हम लोग तो संगठन के अंदर मतलब कि 4-5 जिले में ही काम करते हैं। लोगों को एक सिक्कट पंचायत है जहाँ पे मैं रहती हूँ, मैं और फुलेश्वर बाकी और 2 साथी हैं। हम लोगों को मतलब इतना लड़ना पड़ता है, तो हम लोग को 80-90 दिन काम मिल पाते हैं। पर इसी कटिहार डिस्ट्रिक्ट में डनखोरा और हसनगंज प्रखंड है जहाँ पे कि 25, 30, 35 दिन ही काम मिल पाते हैं। वो तो भी हमारे संगठन हाँ, के। वो भी हमारे संगठन के साथी हैं। तो मतलब सरकार किस तरह से मतलब शिवराज सिंह चौहान सोच रहे हैं, वो बहुत मुश्किल बातें हैं। क्योंकि पिछले बार तो मैं उसके मीटिंग में भी गए थे शिवराज सिंह चौहान के साथ, मैं और जोंद्रेश जी और बाकी और साथी थे। तो हम लोगों ने अपनी बात उसके सामने भी रखे थे कि मतलब कि हमें तो जो आप 100 दिन का गारंटी मिला है 20 साल पहले, आप उन्हीं तो मुझे वो ही वही तो पूरा पूरा कीजिए। कर दो, कर दीजिए। और थोड़ा उसका मजदूरी बढ़ा दीजिए। अगर हमारी मजदूरी 255 से अगर मेरा 400 हो जाता है तो शायद हम पलायन नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत मतलब कि अभी हमारे इधर इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास का जियो टैग हो रहा है। एक बार जियो टैग कर लिए, अब वेरिफिकेशन करना है, महिलाएं यहाँ पे नहीं है। पिछले बार वो 2000 मतलब 2500 3500 का टिकट लेके जनरल के जैसे बैठ के आई, और वो जियो टैग कराने, फिर वो जियो टैग करा के अभी चले गई है बाहर। और मात्र 25 तारीख तक यहाँ पे डेट दिए हैं कि उसको आके फिर से वेरिफिकेशन करना है, नहीं तो उसको फिर से उसका खत्म हो जाएगा। मकान का पैसा नहीं मिलेगा। तो सरकार किस तरह से काम करते हैं लोगों को, मतलब कि मनरेगा से सिर्फ नहीं हटा रहे हैं, उनका कई सारे चीजें जो है सरकारी योजना से उसको हटा रहे हैं। तो मनरेगा उसका एक नाम है, और बाकी चीजों पे भी वो काम कर रहे हैं। तो यही है कि जब आप मतलब सरकार कैसे सोच लिया, क्योंकि संगठन के कई सारे साथी गए थे जहाँ पे उसका सरकारी कर्मचारी भी थे, जो निजी अपने तालाब में खेतों में काम कराए थे वो भी साथी थे, और हम लोग संगठन के भी साथी थे। अपने अनुभव को भी शेयर किए थे उसके साथ कि हम लोग कैसे फेस करते हैं अपने गांव के कामों में। पर सरकार क्या सोचते पता नहीं। उसका तो एक हम न्यूज ऐसा सुने कि वो ये बोल रहे थे, शिवराज सिंह चौहान की सरकार मतलब कि कांग्रेस का जो है डीएनए में ये खराबी है कि वो समझ नहीं पाते हैं, जी राम जी से उसको नफरत है, तो 125 दिनों से नफरत है। तो मतलब ये चीजें वो क्या है, मतलब कि आप
पूरा देश के लिए एक मंत्री बने हैं, पर आप किसी पार्टी का नाम लेके बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दो पार्टी का ही देश है, और बाकी जनता क्या करेंगे ये भी सोचने की बात है। सिर्फ पार्टियों में लड़ाई होंगे, और हम मनरेगा, पिसाएंगे हाँ, मतलब हम मजदूर। जनता जो है मनरेगा से भी हट रहे हैं। सरकारी योजना जो है अपने मकान से हटेंगे। कुछ दिन के बाद जब हम प्रवासी हो जाएंगे, 1-2 साल बाहर रहेंगे, तो शायद हमारा मतलब जमीन के भी हम बहुत बार ख्याल होते हैं नागरिकता पे कि भी है नागरिकता ये। पे भी सवाल हो जाएगी। तो सिर्फ मनरेगा का सवाल नहीं है, बाकी चीजों पे मुझे लगता है कि सवाल है, और सरकार को फिर से सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए इस चीजों पे। और इससे पहले भी मतलब कई सारा जॉब कार्ड जो है वो डिलीट करवाए हैं, जिसके चलते आज ये जियो टैगिंग करवाए। लेकिन जियो टैगिंग कराने के बाद आज एक महिला आई मेरे घर पे कि मेरा जो है लेबर कार्ड, जॉब कार्ड नंबर निकाल के दीजिए। पर उसको नंबर निकाल के मैंने दिया, पर वो उसका जो है कि वेरीफाई करने का वो इंदिरा आवास सहायक जो होते हैं वो आते हैं, पर उसके यहाँ नहीं आए। वो बोले कि आप जब तक जॉब कार्ड ठीक नहीं करवाएंगे तो नहीं हो पाएगा। अब बताइए कि अब एक जॉब कार्ड के चलते अब उनका जो है इंदिरा आवास का पैसा रुक जाएगा। तो ये ऐसे सब चीजों के लिए जो है वो सरकार सोच रही है कि एक तो नाम दे दिया है कि नहीं, अब जो है इंदिरा आवास का पैसा भी हम देंगे, लेकिन पैसा किसको मिलेगा? जिसका जॉब कार्ड सही है, और जिसका नहीं है, उसका डिलीट हो गया है या नहीं है, तो वो उसको नहीं मिलेगा। सरकार तो वो एक डेटा तैयार कर लिया है कि हमको इतना लोगों को देना है, पर उसमें कई सारा चीज है जो कि वो उससे बहुत ही कम लोगों को मिलेगा। तो ये भी परेशानी हो रही है अभी। और 2023 से उसने कई सारे लोगों का ये जॉब कार्ड डिलीट किए थे। मतलब उस टाइम उसको डिलीट करने में किसी को खोजा भी नहीं कि वो घर में है, जिंदा है या मरा है। क्योंकि जब हमारे पंचायत के कई पंचायतों में जब हम लोग काम कर रहे थे, तो संगठन के तरफ से जो साथी थे उसको हम लोगों ने डाल रहे थे, पर बाकी लोगों को उसने डिलीट करने में अपना हाथ पूरा मजबूत किया। और अभी जो है जब मनरेगा का ये होता है, ई-केवाईसी होता है, तो फिर वो घर घर लोगों को खोजता है कि वो कहाँ है। मतलब ई-केवाईसी करके क्या होगा? अब तो उसको कागज बनाना होगा फिर से। तो ई-केवाईसी है। अब बिहार का जो है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जायसवाल जी, वो बोलते हैं कि इंदिरा आवास में 1,90,00,000 कुछ लोग आ गए हैं, उसमें भी छटेंगे। मतलब हर चीज में छटेंगे। मतलब सरकार ही उसके मंशा में है कि लोग छटेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि किसको छटेंगे, कौन छटाएंगे। और खास करके दलित मजदूर और वंचित महिलाएं, जैसे एसआर में जब चुनाव के दौरान छांटे तो बहुत सारे महिलाएं का नाम छांट दिया जाता है। तो मतलब कि क्या कर रहे हैं सरकार मनरेगा को लेके, तो मतलब कि इस पे तो है। क्योंकि जॉब कार्ड डिलीट जब कर रहा था, हम लोगों ने कई बार पीओ को भी बोले कि नहीं सर, आप उसके घर जाके बात कीजिए, आप उनसे मिलिए। लेकिन उस टाइम सिर्फ अगर वो नहीं कागज जमा करे तो उसको डिलीट कर दीजिए, और वो लाल लगा दिए थे अपने वेबसाइट पे। जब हम लोग भी खोलते थे तो वो खुलता नहीं था। तो अभी ई-केवाईसी का बहुत जोर है उसके अंदर, और घूम घूम के उसका जो भी प्यारे से वो सिर्फ यही कर रहा है, ई-केवाईसी ई-केवाईसी, उसको डाटा चाहिए। अभी फुलेश्वर जी, मेरा एक सवाल है छोटा सा। आप जो बता रहे थे कि 255 रुपये जो वेतन है पर दिन का मजदूर को मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ 133 रुपये ही मिल पा रहा है। जब से मतलब हमें पता है कि 12 दिन का अगर कोई काम कर रहा है तो 8 दिन का अटेंडेंस उनका लगाया जा रहा है, और उनको वेतन वहां से कम मिल रहा है। लेकिन मेरे को ये जानना है कि क्या सरकार की तरफ से ही, जैसे आप बोल रहे थे कि 133 रुपये ही मिल रहा है उनको दिन का, वैसा कोई पहले से चलता आ रहा है, मतलब 2023 से या फिर उससे पहले से
पहले से ही कम वेतन मिलता था, उस पे आप थोड़ा सा, अगर जितने भी लोग हमारे को सुन रहे हैं, आप उनके लिए थोड़ा बता सकते हो उस बारे में तो। ठीक। आ, अभी जो है ना 133 वाला पे जो फुलेश्वर बात रखी है, ये हाल ही में घटना है, मतलब हाल ही का कहानी है। दिसंबर 6 से 19 दिसंबर तक हम लोग का काम हुआ था। वो पुराना योजना था और उसमें वो काम निकाल दिए। और परसों हम गए थे उसका जांच करने के लिए ब्लॉक ऑफिस में। तो ये पता चला कि उसमें जो है मात्र 70,000 रुपया ही थे। और हम लोगों ने जो काम किया था वो 1.5 लाख का था, क्योंकि प्यारेस का कहना था कि वो 1.5 लाख का है। और जो हमारे मेड थे वो सबको काम करवा रहे थे। तो शायद दोनों तरफ से भूल हुआ है। सरकारी कर्मचारी का सबसे ज्यादा भूल है, और हमारे जो मेट हैं उसका भी थोड़ा बहुत भूल रहा, और उसके कारण से पैसा कम हुआ क्योंकि लोगों की संख्या ज्यादा था। आ, वो काम मतलब कि इस तरह का घटना वो पहली बार हम लोग के साथ किए हैं। एक बार और हुआ। एक बार मतलब 2023 में ये हुआ था कि जब नया इंटरनेट पे हाजिर अटेंडेंस लगाना था ना, उस टाइम होता ही नहीं था ना। तो प्यारेस को पता था ना, पीटीए ये जय को। ऑपरेटर को पता था ना, जेई को पता था। तो हम लोगों ने 20 दिन काम कर लिए। 2023 में उसका अटेंडेंस ही नहीं लगा। और बाद में पता चला कि ये सबमिट ही नहीं हो रहा था, इसके कारण आपका पैसा नहीं मिलेगा। और बाद में सिर्फ मजदूरों का अटेंडेंस बन के फिर वो पैसा निकाला गया था। और इस बार वो ये गलती किया कि मतलब कि वो पैसा देखा ही नहीं कि कितना बचा है, और लोगों को काम पे लगा दिए। तो परसों ही पीओ और जो पीआरएस थे, जई थे, उनके साथ हम लोगों ने बात करके आए हैं। अब उनका कहना है कि आगे मास्टर रोल जब निकलेगा तो उसमें से सभी मजदूरों का अटेंडेंस भरा जाएगा। लेकिन बट कितना होगा ये भी सवाल है कि कौन मजदूर मतलब कि 11 बजे जाके अटेंडेंस लगाएंगे, फिर 4 बजे उसको अटेंडेंस लगाना है। क्योंकि और वो फिर दूसरे का काम पे कब जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मजदूरों को बहुत ये इसमें भुगतना पड़ेगा, उसका मजदूरी नहीं मिलेगा पूरा। तो 7 दिन उसको बर्बाद हो ही गया है, और हो अगला में भी होगा। तो कहीं ना कहीं जब भी कुछ होता है तो मजदूरों को ही घाटा लगता है। तो जो भी सरकारी कर्मचारी है तो वो तो अपना बात बना दिए कि हम लोग गलती मानते हैं, आपका पैसा जो है अगले मास्टर रोल में हम एडजस्ट कर देंगे। पर वही सवाल है कि फेस लॉक है। जब तक आप अगर आपका नाम है मास्टर रोल में तो आपका फेस चाहिए। जब तक आप खड़ा नहीं होइएगा तब आपका अटेंडेंस ही नहीं बनेगा। अच्छा, इसके पहले दीदी हम लोग अब जो दूसरे स्पीकर हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपसे दो चीज़ पूछना था। एक तो हमारे एक जो सुन रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि नाम के बदलाव के अलावा जैसे आप लोग संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं 1 महीना से, तो उसमें जो हमारे बाकी साथी लोग हैं उनको कितना ये खुल के बता मने पता है कि ये सिर्फ नाम नहीं बदल रहा और सरकार जो है गारंटी हटा रहा है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो खर्चा वाला चीज़ बट रहा है, तो वो सबको लेके कितना समझ है बाकी नरेगा मजदूर साथियों में, जो संगठन के साथ मतलब एकदम आप लोगों की तरह मिलके नहीं काम कर रहे पर वो जुड़े हुए हैं। और दूसरा कि बिहार में और क्या किया जा रहा है ताकि जो हमारे लोग अभी जुड़े हैं, हम लोग आपका बात सुन रहे हैं, या फिर ये रिकॉर्डिंग है तो बाकी लोग भी बाद में देखेंगे, तो अगर कोई बिहार में है और वो आप ये जुड़ना चाह रहे हैं इस संघर्ष में ताकि सरकार को बताया जा सके कि हम लोगों को नहीं चाहिए ये बदलाव, तो उसके लिए बिहार में क्या प्लान किया जा रहा है? पहला सवाल का है कि अ, हम लोगों में से, क्योंकि लगभग 6,000 लोगों के साथ हमारा संगठन है। बाकी और है जो
जिनके साथ हम लोग काम करते हैं अलग अलग तरह से। उनमें से अगर आप माने अगर आप जानना चाहते हैं तो जैसे कि हमारा 100 नंबर पे अध्यक्ष और सचिव होता है, और उसके साथ 5 और सदस्य होते हैं। तो हर यूनिट में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लोग ही जान पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी सबके पास नहीं पहुंच पाए हैं। एक तो सरकार का बदलाव था, फिर हम लोग का इधर ठंडी आ गई है, तो ये ठंड के कारण हम सब पूरा नहीं पहुंच पा रहे हैं, थोड़ा ठंड का भी वेट कर रहे हैं। उसी के चलते जो है आगे प्लानिंग के चलते हम लोगों ने 15-16 को हमारा एक कोर टीम का मीटिंग होगा, जिसमें कि फिर से हम लोग हर लोगों के गांव पहुंचेंगे। मतलब एक यूनिट होता है जिसमें हम लोग ने यूनिट में जाकर अपनी बात रखेंगे, और जो नरेगा संघर्ष मोर्चा का जो प्लानिंग हुआ है उस प्लानिंग पे हम लोगों ने काम करेंगे। तो वो 15-16 के बाद ही हम बता सकते हैं, 15-16 जनवरी के बाद है। तो ये प्रक्रिया चल रहा है हम्म। लोगों तक पहुंचाने का काम जो है, प्रक्रिया चल रहा है। जब 15-16 को को टीम का मीटिंग हो जाएगा तो फिर गांव गांव में जा जाके जहाँ जहाँ मेंबर है संगठन का, उनको बताने का काम करेंगे। क्योंकि संगठन के ही साथी को ये मतलब कि ज्यादा पता रहता है कि क्या बदल रहा है, क्या बजट है। क्योंकि बाकी लोगों को तो जो संगठन संगठन से नहीं जुड़े हैं, उनको तो इस तरह से समझाया गया है कि आपको 100 के बदले 125 दिन मिल रहा है। उसको ये सब कुछ नहीं बताया कि बिहार सरकार क्या देंगे और केंद्र सरकार क्या देंगे, कहाँ से मनरेगा का पैसा मिलता था, वो उतना लोगों को पता नहीं है। पर संगठन के ही साथी को पता है कि मुझे कुछ ऊपर से दबाव बना रहे हैं कि अब हमको राज्य से भी पैसा मिलने वाला है, और जब बजट बनेगा तो उसमें हम कब काम मांगेंगे, कब नहीं मांगेंगे। तो मतलब अगर आप मेरे गाँव आइएगा तो जरूर है कि उसमें से 20 लोग, जब 100 लोग बैठेंगे तो 20 लोग इस पे बात रखेंगे। इसी तरह अलग अलग आप यूनिट में जाइएगा तो कहीं पे 10 लोग बात रखेंगे। तो इस तरह से ही होगा। अभी क्लियर लोग हमारे संगठन का भी नहीं जान पाए हैं, क्योंकि हम सब उसके साथ नहीं पहुंच पाए हैं। तो मुझे सबके गांव मतलब कि हर लोगों को जो भी कोर टीम में है उनको अलग अलग गांव में जाना पड़ेगा। अ, वो 15 तारीख के बाद से हम लोग का एक प्लानिंग होगा जो हर गांव जाएंगे। तो और ऐसे भी संगठन के अंदर जो है हमारा गांव में ही जाके मीटिंग करना पड़ता है, और जो साथी बाहर से जुड़ते हैं तो वो आके हम लोग के साथ गांव में ही रहते हैं। तो अगर कोई भी आना चाहते हैं तो उसके लिए स्वागत है कि आप इस तैयारी में शामिल होइए। अगर दिल्ली भी धरना के लिए लोग जाएंगे या पटना में भी बैठेंगे तो बिहार के साथी तो जाएंगे ही बैठने के लिए। और ये भी है ना कि अभी जो है, जो लोग जान रहे हैं कि नाम में बदलाव हुआ है, 125 दिन दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उसके नाम लेना मतलब ले नहीं पा रहे हैं ना। पहले था कि मनरेगा लोग बोल देते थे, नरेगा बोल देते थे, महात्मा अ, गांधी गांधी रोजगार गारंटी गारंटी। रोजगार ऐसे बोल देते थे। लेकिन अभी जो है उसको याद ही नहीं होता है कि बीवी जी राम जी ऐसे करके वो बोलना है, तो वो उसको पता ही नहीं है और नहीं बोल पाते हैं। और वो जब नहीं बोल पाते हैं तो लोगों को कैसे बताएंगे इसके बारे में। तो हम लोग इधर ही हाल ही में नरेगा साइड पर ही ये बात बोले थे, तो बहुत लोगों से पूछे थे कि अच्छा ये नाम आप खुद से बोलिए, तो नहीं बोल पा रहे थे। तो लोगों का कहना है कि नहीं, नाम महात्मा गांधी का नहीं हटाया जाए, और इसको जो नाम वो दे रहे हैं ना वो नहीं दे। तो ये लोग तो बोल ही रहे हैं। और वही है कि रणनीति क्या बनती है फिर उसके लिए वो देखा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे, जब तक हम लोग पूरे देश के लोग इस पर सोच विचार नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। राजेंद्रन, आप
आपके पास कुछ पॉइंट्स है या फिर? नहीं, मेरे ख्याल से हम कर्नाटका के दो स्पीकर्स के पास जाते हैं, क्योंकि उनका अनुवाद भी करना पड़ेगा। हम्म। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप रहें जयवंती और फुलेश्वर, आप कहीं जाइएगा मत। हम्म। अभी हमारे कर्नाटका के दो साथी हैं मेरे ख्याल से। अभय, जरा आप उनका परिचय देके फिर आप थोड़ा संचालन करेंगे, क्योंकि कन्नड़ा में बोलना है। अभय। हाँ। हाँ राजेंद्र। तो महांतेश और सपना जुड़े हुए हैं कर्नाटक से। ये दोनों कार्यकर्ता हैं जो बहुत सालों से लोगों को ऑर्गेनाइज करते रहे हैं। महांतेश बागलकोट डिस्ट्रिक्ट है और सपना बीदर डिस्ट्रिक्ट है। दोनों खुद भी दलित समुदाय से आते हैं और महांतेश का जर्नी बहुत अच्छा रहा है। वो खुद भी एक मजदूर था, फिर मेट बना, फिर एक पंचायत का कार्यकर्ता बना, फिर एक ब्लॉक का कार्यकर्ता बना, फिर एक जिला का कार्यकर्ता बना। आज 3-4 जिलों में संगठन का काम करता है। तो ऐसे महांतेश की जर्नी भी रही है। तो और वो खुद भी पहले प्रवासी मजदूर था। नरेगा आने से पहले वो अपने घर का पेट भरने के लिए गोवा जाता था और वहां पे 3-4 महीने मजदूरी करता था, वापस आता था और अपना घर चलाता था। तो इन दोनों के भी बातें हम लोग सुन ले और उसके बाद मैं जनरली शेयर कर लूंगा। क्योंकि राजेंद्र ने मुझे कहा था कि आप लोग एक दलित पर्सपेक्टिव सुनना चाहते हैं इस मीटिंग में। तो मुझे जो भी समझ में आया है वो मैं आप लोग से इन लोगों के बाद शेयर कर लूंगा। थैंक यू। महांतेश। सर नमस्ते। ಹಲೋ हाँ, ನಮಸ್ತೆ ಮಹಂತೇಶ್, ಹೇಳಿ ಮಹಂತೇಶ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಾ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹಂತೇಶ್ ಅಂತ. ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇರೋದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ. ಸರ್, ನಾನು ಮೊದಲು ದಲಿತ, ನಂತರ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕ. ಗೋವಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬಳೇ ದುಡಿಯೋಳು, ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಅಶಕ್ತ, ದುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ತೊರಿಬೇಕಾಯ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿದ್ರು, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಗೋವಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಗೋವಾದಾಗ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಗೋವಾ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ. ಇವಾಗ ಚಳಿ, ನಾವು ಜಂಗಲ್ದೊಳಗೆ ಒಂದು ಜೋಪಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಜೋಪಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತ ಎದ್ದು ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಒಳಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಒಲಿ ಹುಡ್ಕೇಟೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೇಟೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸದ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಕೆನಾಲು ಹೋಳೆತ್ತದು ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತ. ಅಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೇಟೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಊರು ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ಆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಅದು ಗೋವಾ ಸರಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದತ್ನಾಗ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ, ನನಗೂ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು. ಮಹಂತೇಶ್, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಾಬು. ओके सर, ओके। ओके। सो महांतेश एक मजदूर परिवार से बिलोंग करता है और बचपन में उनकी माँ काम करती थी और फादर किसी आरोग्य हेल्थ के इश्यू के वजह से काम नहीं कर पाते थे। तो जब उन लोगों ने बहन की शादी की तो बहुत सारा उधार हो गया और उसके वजह से महांतेश को बाहर जाना पड़ा काम के लिए। तो गोवा जाता था और आके जो भी उधार था उसको चुकाता था। तो वो बोल रहा है कि जब हम लोग गोवा जाते थे और गांव-गांव में काम करते थे तो एक झोपड़ी बना के हम लोग को रखा जाता था। और जैसे अभी ठंडी के समय में भी सुबह 8 बजे से काम पे जाना पड़ता था, तो सुबह 5-6 बजे उठकर हमको अपना खाना बनाना पड़ता था उसी झोपड़ी में। ये सब चलता रहा 4-5 साल।
और मैं हमेशा सोचता था कि इस तरह की जिंदगी क्यों जीनी है। तो मैं हमेशा सोचता था क्यों ना मैं अपने गांव में रहूं और काम करूं। ठीक है। तो ये उसने बहुत सारे साल ऐसा एक किया है कि घर का उधार चुकाने के लिए वो खुद गोवा गया है, काम किया है। तो वो खुद भी जानता है कि प्रवासी मजदूर की क्या तकलीफ होती है और गांव में क्या तकलीफ है। हाँ मानते नेक्स्ट बाबू। ಸರ್ ಗೋವಾಕ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಊರೊಳಗ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದ್ದು ಜಾತಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದೊಳಗ 15-18 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಬಂತು. ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು 4 ವರ್ಷ, 4 ಜಾಸ್ತಿನ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದೇನ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ತರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಮದುವೆನೂ ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗು ಆತು. ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. 2ನೇ ಮಗು ಆಯ್ತು. ಯಾಕೋ ಸರಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನನಗೊಬ್ರು ಸ್ವರ್ಣ ಭಟ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಆದ್ರು. ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಆಕೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನೋ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಒಳಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಅದು MGNREGA ಕೆಲಸ ಐತಿ. ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೇ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಟ್ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೇಟೆ ಸಂಘಟನೆ ಒಳಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನರೇಗಾ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? सर हाँ मारती बाबू। सो ये सब जब चल रहा था तो वो जब एक बार गांव वापस आया तो संगठन के कुछ लोग उससे मिलने आए और उसको मोटिवेट किए कि तुम क्यों जा रहे हो बाहर और तुम क्यों नहीं अपना ही एक ग्रुप बनाओ और हम लोग गांव में काम के लिए लड़ेंगे और यहीं पे काम लेंगे और यहीं पे रहेंगे। तो इस तरह से मानते संगठन से जुड़ा। ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು? हाँ हाँ बाबू। ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನನಗೆ ಮೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನರೇಗಾದೊಳಗ. ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಾಯತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ನನಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಯ, ದಲಿತನದೊಂದು ಭಯ. ನಾನು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಆಗಾಗ ಸಭೆಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ವು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಛಲ ಬಂತು, ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಗುಂಪು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೆಟ್ಟೆ. ನಾನೇನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಮೇಟ್ ಆಗಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸವರ್ಣೀಯರಿದ್ರು ಆ ಸಮಯದೊಳಗ. ನಮ್ಗೆ ಮೇಟ್ ಆಗಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೆರೆ ಹೋಳೆತ್ತುದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಕಡಿತಿದ್ದೆ. ಪಿಕಾಸಿ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತುಂಬಿ ಕೆಟ್ಟೆ ಹೊರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಸಭೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಭಾಳ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಮೇಟ್ ಜನ ಗುರುತಿಸ್ಕೆಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಮೇಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ನನಗೊಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆದ. ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆದ. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆದ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 3 ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾತಂದ್ರ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿನಿ. MGNREGA ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ನಾನು ಸುರುವಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವಾಗ NMR ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. 1 ವಾರದೊಳಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಜನರಿಗೆ. MGNREGA ಕೆಲಸ ಶುರುವಾತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಾಗ ಹಬ್ಬದ ತರ ಖುಷಿ ಜನರಿಗೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಟಿ ಒಳಗ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾರ, ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ NREGA ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಯ್ತಂದ್ರ ಅವರೇ ಜನ ಖುಷಿಯಿಂದ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗೈತಿ, ನೀನ್ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದೈತಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಕೇಳ್ಬಾ, ನೀನ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಟ್ಟು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಜಮಾ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಭೇದ ಭಾವ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, NREGA ಕೆಲಸ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ಭಯ ನಮಗೂ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ. ನರೇಗಾ ಕೆಲಸ MGNREG ಕೆಲಸ ಶುರುವಾದ ನಂತರ ನಾವ್ ಅದ್ರಾಗ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮವ್ರ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಒಪ್ಕೊಳಕತ್ತಿದ್ರು. हाँ मानतेश ट्रांसलेट ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. हाँ सर. सो दो चीजें हैं जो मानतेश बोल रहा है, एक उसका वैयक्तिक वो बोल रहा है जब वो आ गया गांव वापस और काम करने लगा तो बोल रहा है पहली बार मुझे लगेगा कि नरेगा कानून मुझे ये हक दे रहा है कि मैं पंचायत में जाके कुछ मांग सकूं। बोल रहा है उससे पहले हमारे गांव के कोई दलित पंचायत नहीं जाते थे, डर के वजह से और बाकी चीजों के वजह से कि वहां तो सब अपर कास्ट बैठे रहते हैं, हम लोग क्या जाए। तो ये लोग जब काम करने लगे तो इनको लगा कि नहीं अब तो कानून में है, मैं पंचायत जाके अपना हक मांगूंगा। तो ये एक चीज महांतेश बता रहा है कि पंचायत जाके बात करना हम लोग इसी टाइम पे शुरू किए। दूसरा वो बोल रहा है जब वो धीरे धीरे खुद काम करने लगा एक टैंक डिसिल्टिंग में, और फिर वो मेट बना, फिर वो एक कार्यकर्ता बना, तो उसने देखा कि बाकी जाति के लोग भी जो मजदूर हैं साथ में मिलके काम करने को तैयार थे। और ये पहले गांव में थोड़ा मुश्किल होता था, वो बोल रहा है दलित महिलाएं अलग जाती थी काम करने, ओबीसी के महिलाएं अलग जाती थी। तो वो बता रहा है कि ये सब मिलकर लड़कर काम लेने लगे, मिलकर साथ में काम करने लगे। और जो उसने अपने गांव में देखा नहीं था कि ओबीसी और दलित महिलाएं मिलकर खाना खा रही हूं, ये उसने वहां पे होते हुए देखा। ओके मानतेश. ಹಾ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ MGNREG ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಡ ರೈತರು ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೈತರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಹೊಲದೊಳಗ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಅಥವಾ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರ. ಅದ್ರೊಳಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಹೊಲಾನು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೂಲಿನೂ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಜನ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ರು. दूसरा वो बोल रहा है जो काम हो रहे थे नरेगा में उसमें बड़े किसान तो अपना कभी भी खेत ठीक करवा लेते थे और कुछ भी करा लेते थे, लेकिन इसमें जो ऑप्शन था कि दलित किसान भी अपने खेत को लेवल करा सकते हैं, उसको साफ करवा सकते हैं, उसमें बांध बनवा सकते हैं, ये सब चीजों से दलित किसानों का भी बहुत भला हुआ है. ಇದರೊಳಗ ಎಲ್ರೂ ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ದಲಿತರು ಅದ್ರಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೇನು ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ, ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ನರೇಗಾ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಆಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಸುನ ತಗೊಂಡ್ ಕ್ಯಾಟೆ ಅದನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂತ ಆಮೇಲೆ ಮೇಕೆಯಿಂದ ಏನೋ ಆಡಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮರಿ ಹಾಕ್ತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸರ್ ಇದು MGNREG. दूसरा वो बोल रहा है द चेंजेस ही हैज सीन इन द विलेज लाइफ इज बिकॉज ऑफ दिस माइग्रेशन प्रॉब्लम एंड ऑल. बहुत सारे दलित बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे कि 6 महीना यहाँ गए, 3 महीना वहां गए, 2 महीना गांव में आए, फिर गए फिर आए. एंड नरेगा आने की वजह से क्योंकि एटलीस्ट एक पेरेंट गांव में रुक जाता था, तो उसके वजह से बच्चे रेगुलर स्कूल जाना शुरू कर दिए. ठीक है, जो कि इस समुदाय के लिए बहुत जरूरी है. तो वो एक बदलाव इसने बोल रहा है मानतेश उसने देखा. दूसरा देखा कि ये जो हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एक सॉर्ट ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम, क्योंकि गांव में अगर रहना है तो अमीरों के खेतों में ही काम करना होगा और उन्हीं के मापदंड पे काम करना होगा. वो ब्रेक हुआ कि नहीं, तुम अगर हमको मजदूरी ठीक से नहीं दोगे तो हम नरेगा में काम करेंगे. नरेगा में काम मिले या ना मिले, लेकिन
ये एक लोगों के पास एक पॉइंट था कि हम इसको लेकर लड़ेंगे। उसके वजह से गांव का जो खेत की मजदूरी थी उसमें भी बढ़ोतरी हुई। हाँ मानतेश। ಸರ್ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿದ್ದು 2014ಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಯ್ತು, ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಹೆದರಿಲ್ಲ. ಯಾಕ ದುಡಿಯುವಂತ ಜನ ನಾವು, ಎಂತ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ರು ನಾವು ಎದುರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸಂಘಟನೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರದ ಈಗಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸನ ಹತ್ತಿಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರು, ಜನ ಜಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಮಗಿದು ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ದುಡ್ದಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭರವಸೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾನೂನು. ಎರಡನೇದ್ದು, ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿತು, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಕಾನೂನು ಇದ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇರಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು NPCI ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಕೇಟೆ, ಯಾರ್ದು NPCI ಆಗಿರುದಿಲ್ಲ ಆ ಒಬ್ಬರಿಂದನ 10 ಜನರು ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಜನ ಅದಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಇದು, ಇಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ. ಎರಡನೇದು, ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಲೆಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ABPS ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ದುಡಿತಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗ ದುಡ್ಡು ಜಮಾ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ತಗೋತಿದ್ವಿ. ಇವರು ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಧಾರ್ ಬೇಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಟೆ ಕಾನೂನು ಬದಲಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಲಿ, ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ದುಡಿತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ತರುವಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮದಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ದಿವಸದ ಕೂಲಿ ಹಾಳಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತಿನ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜು ಹಾಳಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಚಿಂತೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಮಗ್ ಒಂದು ಭರವಸೆ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೆಟೆ ಅದಕ್ಕೂ ಜನ ಜಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಎಷ್ಟಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ. ಯಾವುದೇ ಆಳುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರಂದ್ರ ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮತ್ತೆಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಟ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ನಾವು NMFS ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ಲಾರ್ದವ್ರು ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಓದ್ದವ್ರ ಬೇಕಂತ ಕೇಟ ಇದು ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿದ್ದು ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು 370 ರೂಪಾಯಿ. ಹೀಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೇಟೆ ಈ ಜನರನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸರಿಸ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತಾರ. ಹೆಚ್ಚು ಮೇಟ್ಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದೇ ಕಷ್ಟ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹೊತ್ನಾಗ. ಅಂತದ್ರೊಳಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸ್ಕೇಟೆ ಯಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರ. ಹೀಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ದುಡಿಯುವಂತ ಜನರನ್ನ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೆಟೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಜನರು ಹೋಗ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೆಟೆ. ಆದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ಲಿಲ್ಲ ಜನ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2 ಫೋಟೋ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೆಟೆ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಟ್ಟಿದ್ದ ಜನ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೋದ ನಂತರ ಕೂಡ ಈಗ KYC ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಟ. KYC ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ सॉरी मानतेश सॉरी सो मानतेश बोल रहे हैं कि पिछले 10 सालों में ये सरकार ने बहुत तरह से इसको कमजोर करने की कोशिश की। कभी कभी कानून बदलते थे, KYC ले आते थे, ABPS ले जाते थे, NBB ले जाते थे। लोगों को बैंक से पैसा निकालने के लिए एक दिन की मजदूरी छोड़कर, मतलब पहले गांव में पैसा मिल जाता था, अब लोग एक दिन की मजदूरी छोड़कर जाते थे शहर में किसी बैंक से पैसा निकालने के लिए। लेकिन ये सारी अलग अलग तकलीफों के देने के बावजूद भी लोग इससे जुड़े रहे। यही दिखाता है कि ये कितना स्ट्रांग कानून था और लोगों को इसकी कितनी जरूरत थी। सरकार ने पिछले 10 साल में बजट कम किया, काम मांगने पर पूरा काम नहीं मिलता था, ये सब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, ये सब कोशिश की कि लोग इससे दूर भाग जाएं। इसके बावजूद
लोग दूर नहीं भागे और फाइनली उसको देखकर सरकार ने सोचा कि यार ये कानून ही बदल दो। ठीक है, तो ये दिखाता है पुराना कानून कितना स्ट्रांग था, लोगों के लिए था, महिलाओं के लिए था, दलितों के लिए था। ठीक है, इसी से मालूम पड़ता है कि 10 साल कोशिशों के बावजूद भी लोगों ने इस कानून को छोड़ा नहीं। तो यही मेन चीज मानतेश बता रहे हैं, और बहुत सारी चीजें लाई गई कि मजदूर इससे दूर भाग जाए, मजदूर इससे दूर भाग जाए, लेकिन उसके बावजूद मजदूर इससे दूर भागे नहीं। वो लड़े, उन्होंने गया, उन्होंने एबीपीएस भी किया, उन्होंने एनएमएस भी किया, उन्होंने सब किया। कुछ तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी मजदूरों ने कहा हम लड़ेंगे, लेकिन हम इसमें बने रहेंगे। ठीक है, तो ಮಾಂತೇಶ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಈಗ ಸಪ್ನ, ನೀವು ಏದನ ಈಗ ಮಾಂತೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟು अगर आप कुछ शेयर करना चाहती हैं तो प्लीज शेयर कर लीजिए जल्दी. ಸರ್, ಈಗ ಅವರು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಮನ್ರೇಗಾ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. इर केटतीनी सपना बोल रही है कि मेरे दोस्त ने अभी तक क्या हुआ है ये तो आप लोग से शेयर कर लिया है, मुझे उसमें ज्यादा कुछ जोड़ना नहीं है. आगे हमको क्या करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बात कर सकती हूँ. ओके सपना, हेड़मा. ಹಾ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಪ್ನಾ ದೀಪಾ ಅಂತ. ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 8-9 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮನ್ರೇಗಾ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್ಜಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಮೇಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟದ, ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲ್ಸ. ಹಕ್ಕಂತಾರ ನಮ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಏನು ಮನ್ರೇಗಾ ಖಾತ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಹಕ್ಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್ಜಿ ಬಿಲ್ಲು ಕೇವಲ ಹೆಸರಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? तो सपना बोल रही है, पहला चीज जो हम लोगों को समझा रहे हैं कि देयर वॉज ए गारंटी, इट वॉज ए राइट. नाउ इट हैज बिकम लाइक ए डोल एंड ए स्कीम. इफ गवर्नमेंट वांट्स दे विल गिव. सो ये चीज हम पहला चीज लोगों को समझा रहे हैं कि हक की बजाय अब हमको भीख जैसा दिया जा रहा है. हाँ मां, ಆ ಹಕ್ ಅದ್ರ ಜೀವಿತ ಏನ್ ಈಗ ಮಾಂತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಒಂದು ನಿಯಮ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್ಜಿ ಬಿಲ್ ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗ್ತದ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮನ್ರೇಗಾ ಇಲ್ಲದ ಹಂತದಾಗ ಯಾವ ಜನ ನಾವು ವಾಸಿಸ್ತಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ನಾವು ವಲಸೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಶಿಕ್ಷಣದ್ರಲಿಂತಾನೆ ವಂಚಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ದಲಿತ ಜನ ದಲಿತರಾಗಿ, ಬಡವ ಜನ ಬಡವರಾಗಿನೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಶುರು ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸರ್. ಇದು तो सपना का मानना है कि अगर ये नया कानून आया तो महिला और दलित वापस जो पुरानी परिस्थिति थी उसी में पहुंच जाएंगे. तो ये इस चीज से हम लोग को बहुत जागरूक रहना पड़ेगा. ये सिर्फ नाम बदलना और कानून बदलने वाली बात नहीं है. ये महिलाओं और दलित की परिस्थिति को बदलने वाला जो कानून एक था उसको बदलने की बात हो रही है. हाँ मां, ಇವಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅದು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ನಾವುನು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸಂಘಟನೆಲಿಂತ. ಏನಂತಾರ, ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. सर केಳಿಸ್ಲತ್ತ सर? हाँ मां. तो हाँ. सपना बोल रही है कि हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे आगे के दिनों में हर गांव तक इस कानून, नया कानून, पुराने कानून के बारे में हम लोग लोगों तक पहुंचाएं बातों को.
और लोगों को जागरूक करें कि क्यों ये नया कानून पुराना कानून क्या है, क्योंकि सरकार बहुत चीज बोल रही है कि हमने तो 100 को 125 कर दिया, आप लोग खुश हो जाओ। तो इसके बारे में लोगों को सही जो चीज है वो जानने की बहुत जरूरत है। हाँ माँ। ಒಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಇವತ್ತು GKM ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿಎಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GP ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್. ओके, तो बोल रही हैं कि उनके संगठन का ये प्लान है कि ये सिर्फ वर्कर्स नहीं, जो ग्राम पंचायतों को जो ऑटोनॉमी मिली थी उस पुराने कानून में, तो ग्राम पंचायतों को भी समझाने की जरूरत है कि किस तरह से जो डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल था उसको सेंट्रलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, और आप लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा। तीसरा वो बोल रही है कि बहुत सारे लोगों को एज सपोर्ट ग्रुप ऑफिशियल सिस्टम में उनको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में लिया गया था नरेगा इंप्लीमेंट करने के लिए। तो आगे के दिनों में जब अगर ये कमजोर होगा, उन सबों की नौकरी जाएगी। तो उनको भी समझने की जरूरत है कि हम लोग को भी मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। तो ये जो 3-4 स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इस बात को ले जाने की कोशिश हो रही है। हाँ माँ। ಸಪ್ನಮ್ಮ, ಮತ್ತೆ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಅದು ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ 60 ಡೇಸ್ ಇದು ಕೃಷಿ ರೈತ ದಿನ 60 ದಿನಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊಸ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಇವಾಗ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ 60 ದಿನಗಳು ಈ ಕೆಲಸ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಯಮದಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್, ನಾವು ಮೊದಲು ಕೃಷಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ ಜನ ಮನ್ರೇಗಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ಅದು ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಸರ್, ಬಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕಿನಾಗ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಜನ ಆ ಕೃಷಿ ಸಮಯದಾಗ್ನು ನಾವು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಚಸ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕೋದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಆ ಸಮಯದಾಗ್ನು ಮನ್ರೇಗಾ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ನಮ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀ. ಸೊ ಅದು ಈ ಸಮಯದಾಗ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್ ನೀವು, ಮಷಿನ್ಗಳೇ ಬಿತ್ತುತ್ತವ ಸರ್, ಮಷಿನ್ಗಳೇ ಬೆಳೆನೂ ತೆಗಿತಾವ, ರಾಶಿನೂ ಮಾಡ್ತಾವ ಸರ್. ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? हाँ मानतेश ಹೇಳು. ಸರ್, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 60 ದಿನಗಳು ಕೆಲಸ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ ಇವರು. ನರೇಗಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಬಡ ರೈತರು ಸರ್, ಅವ್ರೇನ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 8 ದಿವ್ಸ ಬೇಡ 10 ದಿವ್ಸ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಜೊತೆಗೆ 4 ಜನ ಕೂಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಂದ್ರ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ರೈತನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಬಿಡುತ್ತ. 60 ದಿನ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಸೋದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಏನು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. 60 ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ದೊಡ್ಡ ರೈತರು, ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ರೈತರು ಅದಾರ ಅಂದ್ರೂ 100 ಜನಕ್ಕ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡಂತ ದೊಡ್ಡ ರೈತರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. 100 ಜನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಏಕೈಕ ಕಾನೂನು ಯಾವ್ದಾರ ಅದಾರ ಮನ್ರೇಗಾನೇ ಸರ್. ಸಾರಿ ಸರ್, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸಾರಿ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಾಂತೇಶ್. ओके सर, सॉरी सर. ओके, सो एक चीज जो मानतेश और सपना बोल रहे हैं कि एक हमको समझना चाहिए कि आज के डेट में एग्रीकल्चर में बहुत सारा मैकेनाइजेशन हो गया। एक मिनट अभय, माय क्वेश्चन वाज, उसका उन्होंने जवाब दिया। मेरा सवाल था दोनों सपना जी से कि ये जो नए कानून के तहत 60 दिन एग्रीकल्चर सीजन में काम बंद होगा, उसका उनका क्या अभिप्राय है? तो ये सवाल का उन्होंने जवाब दिया। हाँ अभय। हाँ, उसका उन्होंने जवाब ये दिया कि एक हमको समझना चाहिए कि मैकेनाइजेशन बहुत ज्यादा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि 60 दिन का काम कोई भी एग्रीकल्चर में नहीं है। आप किसी भी गांव में जाके कहीं भी देख लीजिए, लोग खाली बैठे रहते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि नरेगा से जो छोटे किसान थे,
हाँ, बड़े किसानों को मजदूरों की जरूरत है, लेकिन कितने मजदूरों की जरूरत है? वो क्या एक गांव के 1,000 लोगों को काम देंगे? तो वो बोल रही है कि बहुत बड़ा किसान भी आप देखेंगे तो एक दिन में 100 मजदूरों को शायद काम दे रहा होगा, तो बाकी मजदूरों का क्या होगा? ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इतने सारे मजदूर उस 60 दिनों में कृषि में उनका उपयोग हो सके। तो ये भ्रम है कि 60 दिन के लिए कृषि के लिए नरेगा को रोक दो। ऐसा नहीं है, लोगों को वो 60 दिन में काम नहीं मिलेगा। हाँ, मानते सपना ಇನ್ನೇದನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಸರ್ ಒಂದು ಅವ್ರೇನ್ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರ, ಈ ಸರ್ 60 ದಿನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹ್ಮ್ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾ ಸರ್ ಖಾತ್ರಿ ಬಂದ್ ಆಗ್ತೆ ಹಾ ಸರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದಂತ. ಜನ ಸರ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ಅದೇ ಗುಳೆ ಹೋಗೋದೇ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ವಲಸೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸನೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಜನಕ್ರೆ. ಸರ್ ಹಾ ಸರ್ ಹಾ ಮಹಂತೇಶ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಾತು ಸರ್. ಒಂದೇ ಹಾ ಈಗ 60 ದಿನ ಕೆಲಸ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು 10 ದಿನ ನಡಿತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೀತಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ತಗೋತಾರ. ಮತ್ತೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲಸದಿಂದ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್. ओके, तो एक चीज जो सपना बोल रही है वो है कि अगर 60 दिन बंद रहा, अभी तो कम से कम दलित समाज वापस आ जाता है एग्रीकल्चर सीजन में कि गांव में कुछ काम मिल जाएगा, नहीं तो नरेगा का काम करेंगे और वो गांव वापस आ जाते हैं। अगर उनको पता चला कि एग्रीकल्चर सीजन 60 दिन बंद रहेगा तो ये लोग गांव भी वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये एक मिसनोमर है कि कृषि में बहुत लोगों की जरूरत है और उसमें गांव में मजदूरों की जरूरत है, ये गलत चीज है। मानतेश बोल रहे हैं कि अगर दलित लोग कृषि के समय गांव में वापस भी आ जाएं तो उनको ज्यादा से ज्यादा 5-10 दिन का काम मिलेगा, क्योंकि उसके बाद जो छोटे छोटे काम होते हैं वो काम लोग जनरली अपने ही जाति और समुदाय को देते हैं। तो वो जो बाकी छोटे छोटे काम होते हैं, मान लीजिए आप 60 दिन में 10 दिन 15 दिन असली काम है जिसमें ज्यादा मजदूरों की जरूरत है, वहां दलित समुदाय को भी बुलाया जाएगा। लेकिन बाकी 30-40 दिन वो लोग दलित समुदाय को नहीं बुलाएंगे। वो लोग अपने ही समुदाय के लोगों को बुलाकर छोटा मोटा काम जो है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि पैसा उनके ही समुदाय के पास जाए और वो लोग उन्हीं को बुलाएंगे, तो दलित समुदाय को उससे पैसा नहीं मिलेगा। हाँ बाबू। ಸರ್ हाँ ಇದರಿಂದ सपना। ಓಕೆ ಸ್ವಪ್ನ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ. ಹಾ ಸರ್. और कोई चीज सपना ಇನ್ನೇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಗಳದಷ್ಟೇ ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್ ಈಗ ಇರೋದು. ಅದು ಓಕೆ, ಅದು ಓಕೆ, ಹಾ ಅದು ಓಕೆ। ಹಾ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್. हाँ मेरे ख्याल से अदिति जपनीत, अगर किसी का कोई स्पेसिफिक सवाल है तो हमारे साथी उसका जवाब दे सकते हैं। ಸರ್ मेरा एक हाँ, अभी हम लोग जो भी हम लोग के साथ बाकी साथी लोग हम लोग की बातें तब से सुन रहे हैं, अगर वो लोग कुछ पूछेंगे तो हम लोग उसका जवाब देंगे। ಈಗ ಅವ್ರು ಏದನ್ನ ಕೇಳ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ। ಓಕೆ ಸರ್. ओके सर. सपना दीदी, महंतेश जी, आप लोग समय निकाले बात किए, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और हम लोग को थोड़ा खेद है कि हम आपसे पहले बात नहीं कर पाए, क्योंकि आपने जितनी चीज़ें बताई हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस पूरे मीटिंग में जो 2 अलग राज्यों से हमारे नरेगा वर्कर्स जुड़े और जिनका अपना संघर्ष रहा है और अपना गांव में रह के वो काम कर रहे हैं, पलायन भी देखा उन्होंने और अब गांव वापस आके नरेगा का महत्व भी समझा, ये इतने अच्छे से आपने बताया। मेरा इस पे एक सवाल ये था जो बिहार के साथियों से भी पूछे कि आप वहाँ पे आपने जैसे सपना सपना जी ने बताया कि मोबिलाइज करने का भी पहला स्टेप ये है कि लोगों को अंतर बताया जा रहा है
कि नरेगा में क्या बदलाव ला रहे हैं और गारंटी कैसे हटाया जा रहा है। और आपने ये भी बोला कि पंचायती राज को कमज़ोर किया जा रहा है, ग्राम पंचायत का ताकत कम किया जा रहा है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो सिर्फ नरेगा मजदूरों के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए ज़रूरी है जो इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो हम ये जानना चाह रहे कि अगर कोई हमारे लिसनर या फिर जो कोई और भी कर्नाटका में है या फिर आसपास है और वो आके जुड़ना चाहते हैं इस संघर्ष में, तो आप अगर बता सके कि वो किस तरह से मदद कर सकते हैं आप लोगों का जब आप ये लड़ाई को लीड कर रहे हैं, और कैसे टच में आना है, या फिर अपने तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं जो आपको लगता है कि अम, दूर में जहाँ पे हम खुद से नहीं आ सकते वहाँ पे भी हमारे तरफ से कुछ मदद पहुँच सके। अभय ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತೀರಾ? राजेंद्रन, आप ही थोड़ा सा बोल दो इसी चीज को फिर से एक बार हिंदी में और कन्नड़ में। नहीं उत, उतना कन्नड़ा नहीं हो पाएगा, बट आई थिंक अच्छा ठीक है, आप यू हिंदी आर में बोल बेटर। दो, मैं मैं फिर से कन्नड़ में बोल हाँ देता नहीं, हूँ। उनका अदिति का बस ये मेरे ख्याल से अदिति खुद ही बोल सकते हैं हिंदी में। अदिति एक बार आप अपने सवाल को दोहराएं। जी। मोटा मोटी सवाल ये था कि हम लोग जो कुछ स्टूडेंट हैं या फिर रिसर्चर हैं अलग अलग राज्य में हैं, या फिर कुछ लोग बाहर से भी दूसरे देश से भी ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग अपनी जगह से कैसे आपके संघर्ष में मदद कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर हम में से कोई आपके राज्य में जाके या फिर आपके लीडरशिप के अंदर आ, मदद करना चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। आप बस हमें बताइए कि हमारे तरफ से क्या हो। ಸಪ್ನಾ ಮಾಂತೇಶ್ ಆದಿತ್ಯ ಕೇಳಕತ್ತಾರ, ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರ. ಅವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏದನ್ನ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ठीक है। बिहार के साथियों पूछ रही हैं कि वो लोग ये सारे लोग या तो पढ़ाते हैं या रिसर्च करते हैं, तो आप लोग को ऐसा कुछ लगता है कि ये लोग, आप लोग जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें किस तरह से आपका सहयोग कर सकते हैं? इसके बारे में अगर किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज बोलिए। ಫಸ್ಟ್ ಸಪ್ನಾ ಅವರೇ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಿಹಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಇವಾಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಕೇಳತ್ತಾರ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ದು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇರ್ತಾರ ಸರ್. ಆ ಮಕ್ಕಳದು ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಸಪ್ನಾ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತೆ ನಮ್ ಹಳ್ಳಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಇವತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದಾರ ಇಲ್ವಾ, ಇವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅವರು ಈ ಆಂದೋಲನ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಕೇಳಕತ್ತ. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್. ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡುನೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಹೋಗ್ಲಕ್ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸರ್ ನಮ್ದು ಸಣ್ಣ. ನಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಸಪ್ನಾ ಅವರೇ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಮಾಂತೇಶ್, ಏತನ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ठीक है Aditi, they are telling they don't know what to tell, so give them some time. Okay, We can get suggestions, Aditi. We can also get suggestions later. We can have a separate discussion with them, more focused discussion on action items from elsewhere, and then we can collate and share. हाँ हाँ तो करके मिलाओ ऐसे करके। अच्छा,
बाकी पार्टिसिपेंट्स या फिर बाकी हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, आपके पास पास कुछ सवाल है हमारे किसी भी स्पीकर के लिए? राजेंद्रन, आप या अभय या राव, आप लोग जब अभी ज्वाइन किए हैं और हमारे लास्ट मीटिंग के बाद भी काफ़ी मूवमेंट हो रखा है, अभी बीच में अभी हम लोग 15-20 दिन का टाइम था जब हमने पहला मीटिंग किया था इसके ऊपर। तो कुछ अपडेट या फिर किसी तरह का रिस्पांस या आपके तरफ से कोई सजेशन जो हम लोग अपने बहुजन इकोनॉमिक्स कम्युनिटीज़ में शेयर कर सके, या जो हम लोगों को सुन रहे हैं उनके लिए आपके लिए कुछ नोट या कुछ भी? जॉन साहब, आप पहले बोलिए। आवाज आ रही है गजेंद्र? यस यस यस। हाँ। नहीं, थोड़ी देर में मुझे निकलना पड़ेगा। मैं उतना करना चाह रहा था कि फर्स्टली ये बहुत बहुत बढ़िया मीटिंग हुआ है, बहुत ही अच्छा था। और दूसरा, ये उतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो संकट हो रहा है और मनरेगा जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि ये 100% बहुजन इकोनॉमिक्स है। एक तो इसलिए क्योंकि जो मजदूर है लगभग सभी बहुजन समुदाय से हैं। अगर केवल आदिवासी दलित देखें तो 40% है। दिक्कत होते हैं। और उसके साथ बाकी बहुजन समुदाय जोड़ें तो हमको लगता है कि 90% से ऊपर होगा। और दूसरा, इकोनॉमिक्स में नरेगा पर काफ़ी रिसर्च हुआ है, लेकिन इस बहुजन पर्सपेक्टिव से कम हुआ है। तो बहुजन इकोनॉमिक्स का मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेके एक खास भूमिका है कि इस पूरा विषय को लेकर बहुजन पर्सपेक्टिव से मुद्दा देखते रहें, both from the perspective of research and also action. Because even in the field of action, आजकल एक तो पॉलिटिकल फुटबॉल मैच हो रहा है और नरेगा को बचाने के लिए काफी कुछ हो रहा है, लेकिन अगेन उसमें बहुजन पर्सपेक्टिव लाना बहुत जरूरी है। तो जितना आप कर सकते हैं कि पब्लिक डिस्कोर्स में बहुजन पर्सपेक्टिव से इस मुद्दा को देखें और एक्शन में भी, आई थिंक दिस कुड बी अ फैंटास्टिक एक्टिविटी फॉर बहुजन इकोनॉमिस्ट्स। बस इतने इतना कहते हुए थोड़ी देर में मुझे निकलना पड़ेगा, माफ कीजिए। बट आई थिंक ये वेबिनार बहुत ही अच्छा था और आई थिंक और होना चाहिए। परहैप्स एक सुझाव है कि अगला मीटिंग में अगर महिला मजदूरों का पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा इस पर चर्चा हो जाए, आई थिंक दिस विल ऑल्सो add another dimension to this perspective. Thank you. Thank you very much. It was really wonderful. थैंक यू थैंक यू। आई थिंक या आई एग्री विथ जॉन, ये बहुत ही बढ़िया मीटिंग था, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को समझने को आया। एक चीज़ जो मैं शुरुआत से, जब से ये नया कानून आया है, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा है कि ये वास्तव में एक्चुअली अंबेडकर पे वार है ये। क्योंकि पूरा जो नरेगा का अगर ढांचा देखें तो जो राइट्स फ्रेमवर्क है नरेगा का, वो एक्चुअली एंटायरली अंबेडकराइट पर्सपेक्टिव से आया, उसी नज़रिए से आया है। और ये जो नया कानून है, ये नया कानून एक्चुअली वो हक को छीन रहा है। तो जो संवैधानिक हक हमें नरेगा के माध्यम से मिला है, वो हक इस पे छीना गया है। तो एक्चुअली ये नाम तो गांधी का हटा है, लेकिन वास्तव में हमला एक्चुअली अंबेडकर पे हुआ है। तो ये बात अगर हम अलग अलग टाइप, अगर अलग अलग तरीके से अगर हम लेके आ पाए, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। एक मेरे ख्याल से एक सुझाव होगा पूरे बी टीम के लिए कि आप अलग अलग ऐसे जो वेबिनार्स कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये चर्चा आप करते रहें। और हर एक वेबिनार में आप अलग अलग राज्यों से, जैसे आज जैसे बहुत मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि दो बिल्कुल अलग अलग राज्य, एक जो राज्य जो हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से गरीब माना जाता है, बिहार है। और एक राज्य है कर्नाटका, जिसे माना जाता है कि ये अमीर राज्य है। लेकिन एक अमीर राज्य में भी वहां पे हमें ऐसी दो आवाजें मिली जो कह रहे हैं कि आज भी किस तरीके से पंचायत भवन में उनको एंट्री मिलने में नरेगा एक 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 क्या कहते हैं उसे, जातिवाद को हटाने के लिए नरेगा एक माध्यम बना।
तो वो माध्यम को हम कैसे बरकरार रखें, अगर हम दूसरे राज्यों से भी अलग अलग ऐसी आवाज़ें ला पाएं तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा होगा। और आप जहाँ जहाँ भी, आप जिस जिस राज्य, मेरे ख्याल से एक साइन अप शीट अगर हम तैयार करें कि आप कहीं जाके फिजिकली, जैसे कुछ एक्शन प्लान्स हैं एनएसएम की तरफ से, कुछ एक्शन प्लान्स हमने सोचा है। अगर अभय आप जरा एनएसएम के एक्शन प्लान्स में कैसे लोग अपने अपने स्थायी क्षेत्र में जुड़ पाएं, अगर वो बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा भाई। अगला 3 महीने का जो हमने लास्ट एनएसएम मीटिंग में जो फैसला किया था, उसके बारे में आप जरा बताएं प्लीज। हाँ दोस्तों, तो there are some events which have been planned. 30th January to 2nd February. 30th January is Gandhiji's that day, and then 2nd February is going to be 20 years of Narega. So we are going to raise this issue. और उसके बाद प्लान है 8th मार्च को, जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, कैसे नरेगा ने महिलाओं को हक दिलाया इसके बारे में आंदोलन होगा। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि देश में पहली बार नरेगा की वजह से महिलाओं को पुरुषों के बराबर की मजदूरी मिली है। तो वो 8th मार्च को है। उसके बाद 14 अप्रैल को हम लोग एक बड़ा आंदोलन प्लान कर रहे हैं दिल्ली में। हम लोग उसको बुला रहे हैं अखिल भारत मजदूर पंचायत, जहां पे दलितों के पर्सपेक्टिव से, एंड जब मैं दलित बोलता हूं तो मैं वो उसको आज के टर्म में नहीं बोलता, मैं उसको फूले के टर्म में बोलता हूं। 80% ऑफ द कंट्री, जिसमें 50% वुमेन है, SC ST आदिवासी सब है, ठीक है। तो उस टर्म से इनको क्या मिला इस कानून की वजह से, वो एक आंदोलन 14 अप्रैल के आसपास दिल्ली में प्लान किया जा रहा है। और उसके बाद 1 मई को तो मजदूर दिवस होता है, तो उसमें जो करना है वो सारे लोग अपना करेंगे। तो ये कुछ इवेंट्स प्लान किए गए। बट मेरा रिक्वेस्ट दोस्तों से होगा, जैसे जॉन ने बोला और राजेंद्र भी बोल रहे थे कि देखिए बहुत जरूरी है कि आप लोग जो रिसर्चर्स हैं और टीचिंग करते हैं कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाले जाएं कि दलितों के लिए, महिलाओं के लिए इस कानून ने पिछले 20 साल में क्या किया। ठीक है, शायद पहले भी निकाले गए होंगे, लेकिन अगले 2-3 महीने में अगर हम लोग इसको थोड़ा फ्लड कर सके इस इंफॉर्मेशन को, स्पेशली फ्रॉम दलित एम्पावरमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ है, अगर ये आप लोग अगले 2-3 महीने में कर सके तो मुझे लगता है कि एक ओवरऑल इस आंदोलन को बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हमेशा इस एक्ट के बारे में जब बात होता है तो होता है कि अरे करप्शन बहुत है, ये है वो है, गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी भरते हैं, ये सब। लेकिन एम्पावरमेंट के हिसाब से क्या हुआ है, ये चीज अगर अगले 2-3 महीनों में अलग अलग चीज लिखे जा सके विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो दैट विल रियली हेल्प द कॉज, ऐसा मुझे लगता है। बस यही है राजेंद्र मेरे तरफ से अभी तो सजेशन। हाँ, मैं जस्ट अभय के बात को ऐड करते हुए कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर भी अगर है, आप अगर एग्जिस्टिंग लिटरेचर सर्वे करके उससे कम से कम 2-2 पन्ने का अगर हम हर अलग अलग भाषा में भी उसका ट्रांसलेट कर पाएं तो वो बहुत बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि मोबिलाइजेशन में काफ़ी सारा ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी अलग अलग हम डिमेंशन दे सकते हैं कि आप इस तरह से इसको सोचिए, इस तरह से इसको सोचिए, तो वो भी फायदेमंद होगा। एक और सुझाव है कि अगर आप में से कोई संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, गाना लिखते हैं, गाना बनाते हैं, तो आप इस पे थोड़ा गाना वाना भी बनाइएगा। क्योंकि उस तरह का एक कल्चरल एस्पेक्ट भी होना चाहिए। सिर्फ हम इकोनॉमिक्स तो है, लेकिन साथ में अगर उसके साथ अगर हम कोई गाना, वीडियो छोटा छोटा 2 मिनट का अगर बना पाए तो वो भी बहुत पावरफुल होता है। और सोशल मीडिया का ज़माना है, ये फैलता है। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप उस तरह का क्रिएटिव, क्योंकि उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार या कर्नाटक कहीं पे रहें, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। तो वो भी ज़रा अगर ध्यान में रखें तो अच्छा रहेगा।
सत्येंद्र, आपके पास कुछ सवाल है? Yes, ma'am. I am Satyendra. I am doing currently PhD in economics from Banaras Hindu University. Basically, I am working on caste discrimination in labor market. तो मैम, अगर मुझे यहाँ पे चांस मिले तो कोई अगर पेपर वगैरह लिखना चाहता है तो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन PLFS डेटा सेट फ्रॉम द बिगनिंग, सो आई कैन कंट्रीब्यूट and that would be good for me, and I can contribute that way in my community also. Thank you, ma'am. That's all. थैंक यू, थैंक यू। ये काफ़ी अच्छा, और थैंक यू आपने वॉलंटियर किया सत्येंद्र। हम एक अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं यहाँ पे बहुजन इकोनॉमिस्ट का, और आप हम लोग को ईमेल कर दीजिए ताकि हम लोग उस पर कनेक्ट हो सके और फिर आगे बात करें। एक्चुअली अभय और राजेंद्र आपसे बस ये चाहते थे कि आप अगर हो सके महांतेश जी और सपना को ये ट्रांसलेट कर दें कि जब हमारे बिहार के साथी बोल रहे थे तो हमने उसको कन्नड़ में नहीं ट्रांसलेट किया, तो एक कॉन्वर्जेशन जो हो सकता था दो संगठन या फिर दो अ, अलग बने मजदूर साथियों के बीच, वो नहीं हो पाया, और उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। आगे से जो हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि हम अम, दोनों तरफ से ट्रांसलेट कर सकें, और ये राजेंद्र, हम लोगों ने पहले भी ऐसा मुश्किल झेला है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके अराउंड कुछ सोल्यूशन निकल पाए। लेकिन ये जो JJSS के साथी हैं, आप हैं क्या अभी यहाँ पे, या आप नहीं हैं? जयवंती दीदी, आप सुन रहे हैं क्या हमें? अच्छा, कोई बात नहीं। फिर हम लोग ये रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, एंड होपफुली वी विल आल्सो, वी हैव समराइज्ड। आई थिंक वो हैं, बट उनके पास वो को होस्ट नहीं है। वो तो एक बार जपनीत सिंह को सर्च करके आप उनको को होस्ट बना दो एक बार वापस। ठीक ठीक ठीक। तो हाँ, सो वी विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग। उसके बाद हम उसको उसमें जो भी हमने समरी बनाया है उसको डालेंगे, और हम चाहेंगे कि उसका, जैसे पिछले मीटिंग में हमने किया था कि उसको पब्लिकली सर्कुलेट किया, एंड वी वांटेड एवरीवन टू ट्रांसलेट दिस बिकॉज दैट वाज मोर fact based and giving us perspective into what has happened so far, and here we are hearing more from वर्कर्स देमसेल्फ। आप लोगों ने जो संघर्ष किया और जो जो सीखा आप वो हमारे साथ शेयर किए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको और भाषा में ट्रांसलेट करके अपने बहुजन इकोनॉमिस्ट के जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे डालें। और एवरीबडी, यू फील फ्री टू ट्रांसलेट दिस एंड सर्कुलेट दिस, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम लोग काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं कि नरेगा के मुद्दे पे जुड़े रहें, लेकिन आज जितना जानकारी हमको एक जगह पे मिला है, ये इतने सालों में भी इतना साफ से हमको नहीं मिल पाया था, तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और हाँ, और किसी और को कोई और सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ बताएं, नहीं तो अभी काफ़ी टाइम भी बीत गया है, और रात है तो शायद सबको जाना भी होगा, तो वट एवर यू सजेस्ट विल डू, बट प्लीज डू अपोलोजाइज टू देम फ्रॉम आवर बिहाफ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, ये पहली बार हमने ये किया है तो कोई बात नहीं, होता है, हो जाएगा। ओके, आई थिंक वी शुड एंड दिस। इसके बाद फिर हम अगली बार जब मिलते हैं तो हम, जैसे जॉन ने भी बोला कि वी शुड ब्रिंग आउट फीमेल पर्सपेक्टिव मोर। जो भी फीमेल मजदूर हैं उनका, जो महिला मजदूर हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा पर्सपेक्टिव हम अगली मीटिंग में हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही सभी ने बताया कि हमारे जो एक्शन पॉइंट्स हैं हम उन पे काम करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम एक ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर इकट्ठा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सकें कि कैसे मजदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में इस नरेगा का क्या असर रहा है, खासकर खास करके जेंडर पर्सपेक्टिव से भी, सॉरी, ओके, जेंडर पर्सपेक्टिव से भी, और उनके आमदन और निजी जिंदगी को लेकर भी। तो उस पर हम कोशिश करेंगे काम करने का। ठीक है, अगेन मेनी थैंक्स टू राजेंद्रन फॉर गेटिंग दिस टुगेदर, मतलब यूनियन से बात करना और सब कुछ।
अभय से बात करना, बिकॉज महेंतेश जी को लाना और ग्राकूस से बात करना वो सब राजेंद्र ने करा, और साथ ही में फुलेश्वर जी और जयमंती दीदी से भी बात करना उन सब राजेंद्र ने करा। सो मेनी थैंक्स टू राजेंद्रन, और बाकी सभी साथियों का जो हमारे साथ जुड़े, जॉन का, अदिति दी, सबका। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अगले स्पीकर्स मतलब अगले सेशन में हम मिलते हैं, और तब तक हम काम करेंगे इस पे। ठीक है, थैंक यू।